जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का आपका टॉपिक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। इसमें सबसे पहले जो है दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है जिस पर लगाए जाते हैं वही इस शख्स को वही अदा करता है गवर्नमेंट को। जैसे इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, जिस पर इनकम टैक्स लगता है वो खुद ज़िम्मेदार होता है अपने टैक्स की अदायगी के लिए, और इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स भी जिस शख्स पर लगता है वही उसकी अदायगी करता है। ठीक है। सो इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल, ये आगे किसी को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। और इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। उसके बाद अगली जो मेजर किस्म है टैक्सेस की वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कि वो इनडायरेक्ट है, वो लगता किसी और पर है और देता कोई और है। इसकी सबसे बड़ी मेजर एग्जांपल है सेल्स टैक्स। ठीक है। सेल्स टैक्स जो है जैसे आप और मैं, हम कॉमन लोग पे करते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली हम इसको पे कर रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कि हम सेल्स टैक्स की अदायगी कर रहे हैं। और जैसे जो भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उसके ऊपर हम देते हैं, लेकिन जो उसकी अदायगी है वो उसका मैन्युफैक्चरर करता है। हम प्राइस की फॉर्म में मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं और मैन्युफैक्चरर फिर जो है वो गवर्नमेंट को पेमेंट उसकी करता है। ठीक है। सो ये लगता तो मैन्युफैक्चरर पर है, लेकिन वो सारे की सारी जो सेल्स टैक्स होता है उसको प्राइस में शामिल कर देता है और हम कंज्यूमर उसको पे करते हैं। ठीक है। सो फाइनल बर्डन इज़ ऑन अनदर पर्सन। ठीक है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स की अदायगी कर रहा है तो वो खुद उसकी पेमेंट नहीं करता, बल्कि आगे कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है, और आप और मैं जो है वो सेल्स टैक्स की अदायगी करते हैं, हमें इसका पता हो या ना पता हो। उसके बाद अगली जो टैक्स की किस्म है वो है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या है कि जो रेट ऑफ टैक्स इज सेम वेदर इनकम इंक्रीज और डिक्रीज, इनकम बढ़े या गिरे, जो टैक्स रेट है वो एक कांस्टेंट रेट से होता है। ये जैसे इसका टेबल बच्चों नीचे बना हुआ है कि जैसे अगर आपकी एनुअल इनकम 1 मिलियन है या 2 मिलियन है या 3 मिलियन है या 4 मिलियन है 5 मिलियन है, वट एवर इज़ योर इनकम, योर टैक्स रेट इज़ कांस्टेंट 10%, 10%, 10%। वो शख्स जिसकी 10 लाख सालाना इनकम है वो भी 10% टैक्स देगा, जिसकी 20 लाख सालाना है वो भी 10% टैक्स देगा, जिसकी 30 लाख सालाना है वो भी 10% टैक्स देगा। सो प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि रेट ऑफ टैक्स इज सेम वेदर इनकम इंक्रीज और इनकम डिक्रीज। ठीक हो गई बात। उसके बाद क्या है बच्चों, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव जैसे उसके नाम से पता चल रहा है प्रोग्रेस, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है वो टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है। रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम एंड रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज विद द डिक्रीज इन इनकम। जैसे बच्चों ये टेबल इसका बना हुआ है कि आप देख रहे हैं कि जैसे इनकम बढ़ती चली जा रही है तो टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है। 1 मिलियन अगर आपकी इनकम है तो आप 5% टैक्स देते हैं। अगर आपकी 2 मिलियन इनकम है तो आप 10% टैक्स देंगे। अगर 3 मिलियन है तो 15%, और अगर 4 मिलियन है 20%, और अगर 5 मिलियन है तो 25%। ठीक है। विद इंक्रीज इन इनकम योर टैक्स रेट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक। तो ये डिफरेंस है बच्चों प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स के बीच में, कि प्रोपोर्शनल टैक्स के अंदर जो है वट एवर इज़ द इनकम योर टैक्स रेट रिमेन्स सेम, बट इन प्रोग्रेसिव टैक्स विद द इंक्रीज इन इनकम टैक्स रेट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है। आगे बच्चों ये 4 मेजर हमने काइंड्स किए हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स। अब हम बारी बारी इन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स और इसके एडवांटेजेस। सबसे पहली बात क्या है कि ये इलास्टिक है। इलास्टिक का क्या मतलब होता है, कोई जो रिस्पॉन्स करे कि हम जो है कि अगर भाई जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, जिसकी इनकम कम होगी उस पर कम टैक्स लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये इलास्टिक है। ठीक है। और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी तो जो रेवेन्यू जो डायरेक्ट टैक्स से जमा हो रहा है, जो इनकम टैक्स से जमा हो रहा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे कोरोना के ज़माने में अगर लोगों की इनकम गिर गई है तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स की मद में जो पैसे मिलते थे वो कम हो गए हैं, और इसी तरह से जब लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स की मद में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, कैनन ऑफ इक्वालिटी।
बच्चों, कैनन ऑफ इक्वालिटी क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनसे इक्वल सलूक किया जाए। ये ना हो कि किसी से ज़्यादा टैक्स ले लें, किसी से कम टैक्स लें। तो कैनन ऑफ इक्वालिटी में क्या ये कैसे इस पर पूरा उतरता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, क्योंकि सिर्फ वो लोग टैक्स नेट में आते हैं जिनकी इनकम किसी ख़ास एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा होती है, वो इस टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ठीक है, वो लोग टैक्स पेयर होते हैं। सो जो गरीब लोगों पर तो ये लगेगा ही नहीं, या लगेगा तो बहुत कम रेट से लगेगा, और उनको बहुत, अगर प्रोपोर्शनल टैक्स भी है तो उनको बहुत थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जबकि अमीर लोगों को ये ज़्यादा जो है वो उन पर लगेगा क्योंकि जब एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा लोगों की इनकम हो जाती है तो फिर उन पर टैक्स लगता है। फिर क्या है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। ये जो इनकम टैक्स है ये गवर्नमेंट को पहले से वो तखमीने लगा लेती है कि लोगों की कितनी इनकम होगी, और गवर्नमेंट को एग्जैक्ट पता होता है कि हमें इतना जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे हम इनकम टैक्स के मद में। और इसी तरह से टैक्स पेयर को भी ये मालूम होता है कि मेरी इतनी इनकम है तो मुझे इतने टैक्स की अदायगी करनी है। सो एक सर्टेनिटी होती है इसमें। टैक्स पेयर को भी पता होता है मैंने कितना टैक्स अदा करना है, और गवर्नमेंट को भी पता होता है कि इसको इस मद में कितने पैसे वसूल होंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब ये कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ये बढ़ता जाता है, चाहे वो प्रोपोर्शनल टैक्स हो। बच्चों देखिए, प्रोपोर्शनल टैक्स अगर जैसे कि हमने कहा कि 10% है, तो अगरचे ये एक फ़िक्स प्रोपोर्शन है, जैसे 10% ही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिसकी इनकम 10 लाख है उसका 10% 1 लाख बनेगा, सो वो 1 लाख देगा। और जिसकी इनकम 50 लाख है उसका जब हम 10% निकालेंगे तो वो 5 लाख बनेगा। सो 50 लाख इनकम वाला 5 लाख टैक्स देगा, और 10 लाख इनकम वाला 1 लाख टैक्स देगा। मतलब ये कि इवन अगर प्रोपोर्शनल टैक्स भी है तो भी जायद इनकम वाला ज़्यादा टैक्स देगा। और अगर ये प्रोग्रेसिव रेट में लगे हुए हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा, जो ज़्यादा इनकम वाला है वो बहुत ही ज़्यादा टैक्स देगा, क्योंकि उसका रेट भी ज़्यादा है, उसकी अमाउंट भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, सो ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, कि इनकम टैक्स को जमा करना जो है वो आसान है, मतलब उसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, इकोनॉमिकल होता है। फिर क्या है कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? क्योंकि बच्चों ये जो इनकम टैक्स जब लोगों पर लगता है तो उनकी जो होती है डिस्पोजेबल इनकम्स गिर जाती हैं। बल्कि मैं इधर बना देती हूँ कि जब ये इनकम टैक्स लगते हैं, जब इनकम टैक्स लगता है, ये मैंने नीचे भी बनाया है कि जब टैक्स बढ़ते हैं तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम गिर जाती हैं। जब डिस्पोजेबल इनकम गिरेंगी तो उनकी कंजम्पशंस गिर जाएंगी, और जब उनकी कंजम्पशंस गिरेंगी तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड के गिरने से प्राइसेस भी गिर जाएंगी और आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि जब आपको नज़र आ रहा हो कि इकोनॉमी इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगा दे, जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम गिर जाएगी, लोगों की डिमांड गिर जाएगी और प्राइसेस भी गिर जाएंगी। ठीक है, अगला जिसका एडवांटेज है कि सेंस ऑफ बीइंग ओनरशिप, बीइंग सिटीजनशिप, कि एक बड़ी आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं जब आप अपनी इनकम से निकाल कर जो है पैसे आप गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाते हैं एज अ टैक्स। तो आप कहते हैं कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर, गवर्नमेंट सरकारी ख़जाने के अंदर। क्यों? क्योंकि ये मेरा मुल्क है, क्योंकि इसकी हर चीज़ जो है वो मेरी चीज़ है। सो एक ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ सिटीजनशिप है वो इनकम टैक्स से ही आती है, और हम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और ओनरशिप को फील करते हैं। अच्छा जी, इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है कि जो टैक्स डिसगस्ट टैक्स पेयर, कि हमेशा जो है वो इसको एक बोझ समझता है, बर्डन समझता है टैक्स पेयर। ठीक है, वो एक डिसलाइक करता है वो इनकम टैक्स को, और उसको बड़ी ये उलझन होती है कि भाई मैं अपनी इनकम का एक इतना बड़ा हिस्सा निकाल कर क्यों गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो मजबूर होता है देने को, लेकिन वो इसको अच्छा फील नहीं करता। और ख़ास तौर पर जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जब हम ये फील करते हैं कि हमें उस तरह से सर्विसेज नहीं मिल रही, तो फिर वो ज़्यादा जो है वो बर्डन फील होता है। लेकिन अगर जैसे डेवलप्ड
कंट्रीज़ के अंदर जब हर तरह की सहूलतें भी लोगों को मिल रही होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और सैनिटेशन और तमाम तर जब सहूलतें भी बेहतरीन मिल रही हों, तो फिर टैक्स पेयर जो है इसमें खुशी महसूस करते हैं टैक्स की अदायगी में। अगला इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिब्यूज एक्सक्यूज़ करते हैं लोग, किसी न किसी तरह से टैक्स से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं, कहते हैं कुछ ऐसा करें कि टैक्स देना ना पड़े। ठीक है, फिर अगला तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लोग टैक्स देने से बचने के लिए अपनी सही इनकम ही नहीं बताते। ठीक है, जिससे इनकम को जमा करने का जो प्रोसेस है वो भी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, जैसे जीडीपी या जीएनपी को जब कैलकुलेट किया जा रहा होगा तो लोग सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, वो इसलिए ताकि उन पर टैक्स ना लग जाए। ठीक है, अगला इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इकोनॉमी के अंदर करप्शन, ड्राइव, रिश्वत जो होती है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जिससे हमारे मुल्क के अंदर भी जो आप देखते हैं कि जो टैक्स का डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन समझी जाती है कि उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है, क्योंकि लोग जो है वो 1 साल रिश्वत देकर हमेशा के लिए जो टैक्स की पेमेंट है उससे बचना चाहते हैं। अगला क्या है कि जब ये ज़्यादा इनकम टैक्स जब लगते हैं, वही चीज़ इसको पॉजिटिव भी हो जाती है और वही चीज़ नेगेटिव भी हो जाती है कि जब इनकम टैक्स ज़्यादा लगते हैं तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम गिरती हैं, लोगों की सेविंग गिर जाती हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट गिर जाती हैं, जिससे मज़ीद नेचुरल इनकम में कमी आती है। ठीक है, ये जो हम आगे भी पढ़ेंगे फिस्कल और पॉलिसी में भी कि टैक्सों में इजाफा जो है वो इकोनॉमी को श्रिंक कर देता है। सो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। आगे बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आपको बताया सेल्स टैक्स है, जैसे आप देखते हैं कि लक्स साबुन के ऊपर लिखा हुआ होता है रिटेल प्राइसेस 50 रुपीज़ प्लस सेल्स टैक्स इज 10 रुपीज़ एंड द टोटल प्राइस इज 60 रुपीज़। ठीक है, उसके अंदर जो लक्स साबुन है उसकी जो कीमत है वो 50 रुपये होती है, 10 रुपये गवर्नमेंट के पास टैक्स की फॉर्म में चले जाते हैं और आप 60 रुपये की पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि नो ऑफेंस। ठीक है, मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, अगर आपको इतने बाशऊर नहीं है, टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, ठीक है, तो आपको तो पता ही नहीं चलना कि आप टैक्स दे रहे हैं। सो ना आपको पता चलेगा, ना आप नाराज़ होंगे कि जी हमें टैक्स देना पड़ता है। सो नो ऑफेंस। सही है, चुप करके लोग ये टैक्स देते चले जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं चलता हम टैक्स दे रहे हैं और वो कोई नाराज़ नहीं होते। फिर अगली बात क्या है कि नो एस्केप, कि इससे कोई बच नहीं सकता। हर शख्स जो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर रह रहा है उसने बाज़ार में तो जाना है ना, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ परचेज करनी है, उसने साबुन, सर्फ, चाय, हर चीज़ परचेज करनी है, तो वो हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे करेगा और इससे कोई बच नहीं सकेगा। ठीक है, अगली बात क्या है कि इफ़ इम्पोज्ड ऑन लग्जरी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव्स। बच्चों अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो है वो मुल्क के अंदर लग्जरी आइटम्स को ज़्यादा प्रमोशन ना मिले, लग्जरी आइटम्स ज़्यादा प्रोड्यूस और कंज्यूम ना हो, बल्कि जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो फरावानी में पैदा हों, वो फरावानी में लोग इस्तेमाल करें, जिससे लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। तो जो भारी भारी जो लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे डायमंड्स हैं, जैसे हैवी कार्स हैं, उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा सारा सेल्स टैक्स लगा दे तो उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, जिससे इकोनॉमी के अंदर रिचेट इफेक्ट, ओवर कंजम्पशन, ठीक है, ये सेविंग्स में कमी जैसी मुश्किलात को काबू में लाया जा सकता है। ठीक है, लग्जरीज़ के ऊपर, लग्जरी आइटम्स क्या होती हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है, बड़े बड़े घर, या बड़ी बड़ी जो है वो डायमंड्स, बहुत कीमती मोबाइल्स, बहुत कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके ऊपर जब भारी टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट तो उनकी कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी और उनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर नेगेटिव असरात पड़ेंगे। ठीक है, और जिससे उससे होगा क्या कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें बेहतरी आएगी। अमीर जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा और जो गरीब हैं वो पहले से उनकी हालत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आप नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की प्रोडक्शन और कंजम्पशन को बढ़ाने के इकदाम करेंगे। अगला एडवांटेज क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का कि चेक ऑन हार्मफुल गुड्स। जैसे बच्चों हार्मफुल चीज़ें हैं, जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, जैसे सिगरेट्स हैं, ठीक है, वाइन्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि सोशली जो है वो हार्मफुल हैं, तो उन पर अगर गवर्नमेंट जो है वो भारी टैक्सेस लगा दे
ठीक है, तो उनकी कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो रीचेबल ही नहीं रहेंगी कि वो आम शख्स उनको परचेज करे। उसके बाद इसका एक एडवांटेज क्या है कि इजी प्रोसेसिंग, ठीक है, कि बड़ी आसान प्रोसेसिंग है। गवर्नमेंट को खुद तो जाना ही नहीं पड़ता ये टैक्स जमा करने के लिए, बल्कि वो जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं उन्हीं से ले लेते हैं। जबकि पेमेंट इसकी मुल्क के अंदर मौजूद एक एक शख्स जो है वो सेल्स टैक्स की पेमेंट कर रहा होता है, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ता है और वो वहाँ से सेल्स टैक्स की कलेक्शन कर लेता है। सो इट इज़ वेरी ईजी। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस वही जिसके फ़ायदे हैं वही बच्चे इसके नुकसान बन जाते हैं। कि जो आम शख्स जो है उसको तो वो बड़ा ये बर्डन फील होगा, प्राइस में आप इसको ऐड कर देते हैं, कोई इससे बच नहीं सकता, और कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है, और महंगी मिलती हैं जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो भी उन पर भी बच्चों ये उसी रेट से लग जाता है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त तकरीबन ये 19% सेल्स टैक्स का रेट है, तो हर चीज़ के ऊपर 19% टैक्स लगा हुआ होता है, ठीक है, वो कितनी भी कोई एसेंशियल ऑफ लाइफ हो उसके ऊपर 20% हो, 19% ऑलमोस्ट टैक्स लगा हुआ है। सो इट्स अ वेरी बिग बर्डन ऑन द जनरल पब्लिक। फिर क्या है? डिनाई प्रिंसिपल्स ऑफ सर्टेनिटी एंड इक्वालिटी, कि वो कहता है कि मतलब इसमें सर्टेनिटी नहीं है, ना टैक्स देने वाले को पता है कि वो कितना टैक्स दे रहा है, ना गवर्नमेंट को पता है कि उसको कितनी वसूली होगी, ये तो जब होगी तो ही पता चलेगा। मतलब पहले से ना ही टैक्स पेयर को और ना ही टैक्स वसूल करने वाले को पता है कि इस मद में कितने पैसे मिलेंगे और कितने पैसे देने पड़ेंगे। जब मिल जाते हैं तो ही पता चलता है, और हम भी जब दे चुकते हैं तो भी हमें पता नहीं चलता। उसके बाद क्या है कि इट डिनाइज प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी तो ये है ना कि अमीर से आप ज़्यादा पैसे लें और गरीब से कम पैसे लें, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लिप्टन चाय का डिब्बा तो हर किसी ने खरीदना है, अमीर ने भी लेना है और गरीब ने भी लेना है, ठीक है, और वो भी इस पर 20 रुपये टैक्स दे रहा है, वो भी इस पर 20 रुपये टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी को डिनाई करता है। फिर क्या है कि नो सिटीजनशिप फीलिंग, कि ये दे तो हर शख्स रहा है लेकिन वो इस चीज़ को फील नहीं करता, रियलाइज़ नहीं करता कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, जिसके नतीजे में वो उसमें सिटीजनशिप फीलिंग जो है वो नहीं आती, वो उसको ओन नहीं करता, हालांकि वो दे रहा होता है। इसके बाद बच्चों है प्रोपोर्शनल टैक्स के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है कि ये अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर कर सकता है ये, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या, जैसे हमने कहा था कि 50 लाख की इनकम वाला 5 लाख टैक्स देगा, 10 लाख की इनकम वाला 1 लाख टैक्स देगा, तो अमीर ज़्यादा पैसे देंगे और गरीब कम पैसे देंगे। सो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर किसी हद तक पॉजिटिव इसके असरात हो सकते हैं। फिर क्या है? नो हार्म टू सेविंग्स, क्योंकि जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो ही आप ज़्यादा टैक्स देंगे ना, और अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम जो है वो टैक्स देंगे, तो सो आपने सेविंग जो एक पहले से तय कर रखी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर ये एक बड़ा सिंपल है, आसान सा है, इसकी प्रोसेसिंग बहुत आसान है। और उसके डिसएडवांटेजेस में क्या है? वो कहता है कि ये अगर तो ये लगे हुए हैं ना एक प्रोपोर्शनल टैक्स है, तो वो कैनन ऑफ इक्वालिटी पर कोई इतना ज़्यादा पूरा नहीं उतरेगा। जैसे परसेंटेज में हमने कहा कि 10%, 10%, 10%, हर शख्स को 10% टैक्स देना है, तो फिर ये कैनन ऑफ इक्वालिटी के डिनाइल हो जाता है कि जो है वो मतलब अमीर बंदा भी 10% टैक्स दे और गरीब बंदा भी 10% टैक्स दे। दूसरी बात क्या है कि इन एलास्टिक होते हैं, कि जो प्रोपोर्शनल टैक्स है वो इन एलास्टिक, कि एक फिक्स शरह तय कर दी गई है कि हर किसी ने 10% टैक्स देना है, तो इट मीन्स कि ये इलास्टिक नहीं है। ठीक हो गया, ये प्रोपोर्शनल टैक्स के फ़ायदे और नुकसान हो गए। उसके बाद है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स जिसका ये हमने टेबल बनाया था, ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स था कि इनकम बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जाता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जी ये कैनन ऑफ इक्वालिटी के को बड़ा पूरा करता है। जैसे आप देखें कि जिसकी 50 लाख की इनकम है, वो 25% टैक्स देगा। इसका क्या मतलब है बच्चों? इट बिकम्स अ वेरी बिग अमाउंट। मतलब ये कितने पैसे बन जाते हैं? ये मेरा ख्याल है 50 लाख वाला
ये जितने भी बन जाते हैं पेरेंट बहुत ज़्यादा ये पैसे बन जाते हैं। सो अमीर जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा पैसे देगा और जो गरीब बंदा है वो कम पैसे देगा। सो इट सपोर्ट्स कैनन ऑफ इक्वालिटी कि जो आपका मकासद है कैनन ऑफ इक्वालिटी भी ये इसको पूरा कर देता है। कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी को कैसे पूरा करता है कि आपके खर्च तो पैसे उतने ही होंगे जितने किसी भी टैक्स को खर्च करने पर पैसे खर्च होते हैं, लेकिन कि बहुत ज़्यादा इनकम लेकर आएगा। वो कैसे? क्योंकि जिसकी 50 लाख इनकम है उसके ऊपर आपने 25% टैक्स लगा दिया, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे टैक्स की मद में। ठीक है, सो इट फुलफिल्स द कैनन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि कैनन ऑफ इकोनॉमी ये होता है कि आप जितने पैसे टैक्स को इकट्ठा करने पर लगा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसे आपको वसूल हो। तो क्योंकि ये जो रिच पीपल हैं उन पर बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। फिर इट सपोर्ट्स कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, बड़ा लचकदार है, कम इनकम वाला कम रेट से टैक्स देगा, ज़्यादा इनकम वाला ज़्यादा रेट से टैक्स देगा। ठीक है, फिर अगली बात क्या है कि इट ब्रिंग्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हमारा हमेशा ये मकसद होता है कि किसी तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट किया जाए। अमीर और गरीब के बीच में जो फासला बढ़ता ही चला जाता है, गरीब मुल्कों का ये सबसे बड़ा यही मसला होता है कि अमीर दिन ब दिन अमीर होते चले जाते हैं और गरीब दिन ब दिन मज़ीद गरीब होते चले जाते हैं। तो वो कहता है कि इस मसले का हल सिर्फ प्रोग्रेसिव टैक्स में ही है कि अमीरों पर भारी रेट से टैक्स लगाए जाए और गरीबों को जो है ना वो कम से कम टैक्स दिए जाए और सारे पैसे गरीबों पर खर्च किए जाएँ ताकि वो उनका लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव और आपकी मिडिल क्लास का साइज़ बढ़े। फिर क्या है जी, कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड स्लम्स, कि जब आप इतने ज़्यादा अमीर लोगों पर इतने ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, ठीक है, तो आप लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स कम हो जाएंगी, वो ज़्यादा जो है वो डिमांड नहीं करेंगे और प्राइसेस को कंट्रोल कर लेंगे। और इसी तरह से स्लम की सूरत में और डिप्रेशन के दौर में अगर टैक्सों को कम कर दिया जाए तो रिवर्स इफेक्ट आएगा। फिर क्या है कि वेलफेयर ऑफ पुअर होगी, गरीबों के हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे, उनके लिए तमाम जो है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ वो सस्ती उनको मिलेंगी और उनको जब वेलफेयर पर खर्च किया जाएगा, उनके स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स उनको बना कर दिए जाएंगे तो उनकी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर आगे क्या है कि लग्जरीज आर कंट्रोल्ड, ठीक है, कि जो चीज़ें अमीरों के इस्तेमाल में आती हैं उनके ऊपर आपने बहुत भारी भारी टैक्सेस लगा देने हैं जिसकी वजह से लग्जरीज को आप कंट्रोल कर लेंगे। फिर क्या प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि यही कि ये वाला जो टैक्स है ये बहुत ज़्यादा इनकम जमा करके लाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी पर भी पूरा उतरेगा। ठीक है बच्चों, ये इसके बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें बच्चों जो डिसएडवांटेज वो कहते हैं कि सेविंग्स कैसे होंगी इकोनॉमी में। अमीर लोग ही तो पैसे बचाते हैं और उनको अगर आप इतना ज़्यादा उनके ऊपर टैक्सेस लगा देंगे, टैक्स के रेट भी बढ़ाएंगे, टैक्स के अमाउंट भी बढ़ाएंगे, तो फिर पैसे सेव कौन करेगा? ठीक है, और नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकली इट्स नॉट फिजिबल। कैसे फिजिबल नहीं है कि हमारे अमीर ही लोग ही तो होते हैं जो लाइमलाइट में होते हैं, जो हर जगह पर मौजूद होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो फैक्ट्री ऑनर्स हों, चाहे वो ट्रेडर्स हों, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हों, वो सारे अमीर लोग ही तो होते हैं। तो वो कैसे ऐसी पॉलिसीज़ बनने देंगे जो सारी जो है अमीर लोगों के मफादात के ख़िलाफ़ हों और गरीबों की वेलफेयर पर सारे गवर्नमेंट पैसे खर्च कर दे? ये होगा कैसे? ये प्रैक्टिकली इट्स नॉट फिजिबल। ठीक है, और इसकी जीएस मिल ने ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने भी कहा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर एक्सट्रीम इनजस्टिस, इट्स इक्वल टू रॉबरी। ठीक है, वो कहता है कि अमीर लोग पैसे कमाएं, वही लोग प्रोडक्शन करें, वही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वही लोगों को जॉब्स देते हैं, और आप उन्हीं को ही जब उन्हीं से उनको तंग करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी के अंदर इंतशार आएगा। ठीक है, और लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे, वो मुल्क से भागना शुरू कर जाएंगे, वो अपना कैपिटल लेकर दूसरे मुल्कों में जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि गवर्नमेंट लूट ले जो अमीर लोगों को, तो ये बिल्कुल अनजस्टिस है। ठीक है, फिर वो कहता है कि इसमें ये जो आप प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कह रहे हैं इसमें आप बार बार आपका सारा जोर है कि जी वेलफेयर ऑफ पुअर, वेलफेयर ऑफ पुअर, तो ये सफरिंग ऑफ रिच भी तो है। तो ये देखें कि ये अगर सफरिंग ऑफ रिच और वेलफेयर ऑफ पुअर दोनों बराबर हैं तो इट मीन्स कि आपने इकोनॉमी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया।
ठीक है। इसका फ़ायदा तो तब है कि चलो अमीर लोग सफ़र करें, लेकिन इतने ज़्यादा गरीब लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो तो फिर आप कहते हो कि ओवरऑल आपने इकोनॉमी के अंदर कुछ अच्छा एडिशन किया। लेकिन अगर जो अमीर लोगों की जो सफरिंग है और गरीब लोगों की जो वेलफेयर है वो दोनों बराबर हो जाएं तो फिर फ़ायदा क्या, ठीक है। और जबकि हमारे मुल्क में तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं, और बच्चों सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं, तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर करप्शन और इस तरह के मसाइल होते हैं, और जो हुकूमतें होती हैं वो अपने जो पैसे होती हैं वो कभी भी सही तरह से गरीबों की वेलफेयर पर खर्च नहीं कर पाती। उनको अपना सिस्टम चलाने के लिए हर वक्त पैसों की कमी पड़ी रहती है। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है बच्चों। सो आज मैंने आपको क्या करवाई हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स। ये 4 हमने टैक्सों की मेजर हमने टाइप्स पढ़ी, और फिर बारी बारी हमने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े, ठीक है बच्चों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।